स्वागत है दोस्तों आपको अपने चैनल पर के साथ सामने यहाँ पर चल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बताएंगे कन्हैया कुमार के नेतृत्व में हुए चुनाव में जोरदार जीत के बाद बढ़ गया है उनका कद दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने भाजपाइयों को पहली बार लिया है जोरदार तरीके से निशाने में। बताएंगे संसद के सदस्य के तौर पर उनके द्वारा दिए गए बयान का दूर तक असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में संजय राउत के साथ साथ महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने फिर से चुनाव कराने की मांग कर दी और इसी के साथ में अडानी को कांग्रेस पार्टी ने दिया 100 करोड़ का तगड़ा झटका। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में कहां पर जोरदार विवाद, पत्थरबाजी और यहां तक की तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। भाजपा सरकार का है पुरजोर तरीके से विरोध। इसी के साथ में बीजेपी के साथ दोस्ती करने वाली पार्टी की जमानत जब्त होने के बाद अब सिंबल भी जब्त होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को नए नेतृत्व के साथ मैदान में उतरना चाहिए और प्रियंका गांधी जी को नया नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन देश में, और देश में विकास तभी होगा जब परिवर्तन होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जो लिखा आएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसा बड़ा चुनाव हुआ है दोस्तों जिससे पूरी तरीके से दिल्ली के आने वाले चुनाव के समीकरण बदलेंगे और संसद के सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना भी विपक्षी ओर से साधा जाएगा। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी, सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 15 साल के बाद प्रचंड जीत हासिल की है। पार्टी ने यहां पर युवाओं के बीच में अपना दबदबा दिखाया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर चुनाव जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिली है, 2 ही सीटें एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी को मिला है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 जो सबसे बड़े पोस्ट है वो दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत लिया है दोस्तों। अध्यक्ष के पद पर हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को, एनएसयूआई के कैंडिडेट को 15,728 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी के कैंडिडेट को 14,552 वोट मिले हैं दोस्तों। एनएसयूआई ने यहां पर चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ में अगर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो यहां पर भी एनएसयूआई को 17,067 वोट मिले हैं और एबीवीपी के कैंडिडेट को 11,774 वोट मिले हैं, यानी लगभग 6,000 के वोटों के अंतर से यहां पर कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई का कैंडिडेट जीत गया है। सेक्रेटरी के पोस्ट पर बीजेपी एबीवीपी को सफलता मिली है, मात्र 900 वोटों से उनका कैंडिडेट चुनाव जीत गया है और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर भी एबीवीपी का कैंडिडेट चुनाव जीता है दोस्तों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट कोई होता है तो अध्यक्ष का पोस्ट होता है। वहां पर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने जबरदस्त तरीके का जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैसेज भेज दिया है दोस्तों। दिल्ली के चुनाव होने वाले और छात्रों की ओर से कांग्रेस पार्टी को अपनी फेवरेट पार्टी बता दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बाउंस बैक का समय आ चुका है और कन्हैया कुमार की तारीफ की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई ने जब उनको इंचार्ज के पोस्ट पर नियुक्त किया तब से वो लगातार एनएसयूआई को यानी छात्र संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और कन्हैया कुमार की नेतृत्व में उनके ही देखरेख में एनएसयूआई ने डीयू में चुनाव जीता है दोस्तों। ये ज्यादातर एबीवीपी का गढ़ माना जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन लगातार 15 साल से यहां चुनाव जीत रहा था। कांग्रेस पार्टी काफी संघर्ष कर रही थी, लेकिन आखिरकार 15 साल के बाद छात्रों के बीच में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है। एक पॉजिटिव संकेत है पार्टी के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के संबल जिले में हुए विवाद के बाद अब प्रियंका गांधी ने भाजपाइयों को घेरते हुए कई सारे सवाल पूछे हैं दोस्तों। सांसद प्रियंका गांधी की ओर से पोस्ट करते हुए लिखा गया, संबल उत्तर प्रदेश में अचानक उठ रहे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए हुए प्रशासन ने जिस तरह से हड़बड़ी में यह कार्य किया, कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल को खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट डालने का प्रयास करना न जनता के हित में है न देश के हित में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखे। प्रियंका गांधी ने संबल के अंदर किए गए अत्याचार पर जोरदार निशाना साधते हुए कई और बातें कही है दोस्तों। कुल मिलाकर अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने एकदम सही कहा है, प्रशासन के लोगों को पूरे मामले पर तोल मोल कर कदम उठाना चाहिए था। इससे माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल किए गए एक हथकंडे के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जुड़ा के साथ साथ 28 नवंबर की सुबह 11:30 बजे झारखंड के अंदर नई सरकार शपथ लेके इंडिया गठबंधन की एक और राज्य में सरकार बनने जा रही है। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। हेमंत सोरेन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह के लिए इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इन्विटेशन भेज दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि राहुल गांधी, बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य सहित बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। खबर है कि हेमंत सोरेन के साथ 10 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इंडिया ने नए मंत्रिमंडल के लिए 5-1 का फॉर्मूला तय किया है, यानी 5 विधायक पर 1 मंत्री होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 मंत्री शपथ लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा है कि झारखंड की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है तो कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहेगा। हमारे अपने एजेंडे और मुद्दे हैं। झारखंडी अस्मिता से जुड़े विषय को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार से सहायता मिलेगी, लेकिन अगर तानाशाही सरकार हमारे पैसे देने में आनाकानी करेगी तो पार्टी अपने स्तर पर वैचारिक आंदोलन करने के लिए तैयार है। बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र में दोबारा मत पत्र से कराए चुनाव, ईवीएम में गड़बड़ी के कारण इंडिया गठबंधन की हार हुई है। संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है और टिप्पणी करते हुए कहा है कि ईवीएम को लेकर हमें करीब 450 शिकायतें मिली है। बार बार आपत्ति जताए जाने के बावजूद इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम कैसे कह सकते हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है। इसलिए मेरी मांग है कि नतीजों को रद्द किया जाए और दोबारा मत पत्र से चुनाव कराया जाए। उन्होंने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि नासिक में एक उम्मीदवार को कथित तौर पर केवल 4
4 वोट मिले, जबकि उसके परिवार में 65 लोग हैं। उन्होंने कहा कि डोंबिवली में ईवीएम की गिनती में विसंगतियां पाई गई और चुनाव अधिकारी ने आपत्तियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुछ उम्मीदवारों की भारी जीत पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम कुछ उम्मीदवारों ने किया है जिन्हें 1.5 लाख से अधिक वोट से जीत मिली है? यहाँ तक कि हाल ही में पार्टी बदलने वाले नेता भी विधायक बन गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरीके के उठाए गए सवालों पर आपकी क्या राय है, लिखकर बताएगा। साथ साथ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अडानी को तगड़ा झटका दिया। अडानी के लोग डोनेशन दे रहे थे यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को लेकर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि अडानी ग्रुप के मौजूदा विवाद के बाद हम ये फैसला ले रहे हैं कि हम उनसे कोई डोनेशन नहीं लेंगे। अडानी के द्वारा राज्य में 100 करोड़ का जो डोनेशन दिया जाता है उसे ठुकरा दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डोनेशन लेने से राज्य सरकार और मेरी छवि खराब हो जाएगी, नुकसान पहुंचेगा और इसीलिए हम कोई डोनेशन नहीं लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, अडानी और तेलंगाना की सरकार को लेकर विपक्ष के लोग, खासकर भाजपा के लोग सवाल खड़ा करते थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि अडानी के साथ कोई सांठगांठ, कोई बातचीत नहीं होगी। साथ साथ जम्मू कश्मीर के कटरा के अंदर वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ खच्चर और पालकी वालों ने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस ने सोमवार को प्रदर्शन करने वालों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हिंसक प्रदर्शन में कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में तारकोट मार्ग और सांची छत के बीच में 12 किलोमीटर मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया जा रहा है। वैष्णो देवी आने वाले छात्रों को खच्चर और पालकी वाले मंदिर दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं और रोपवे बनने के कारण उनको रोजी रोटी में दिक्कतें आने वाली है। दोस्तों, उनके बेरोजगार होने का एक बड़ा कारण यह बन सकता है, इसीलिए जोरदार विरोध किया गया है। देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि राज्य में एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। देखते हैं उनके द्वारा क्या उनके सरकार का डिसीजन रहेगा। साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, उन्होंने राज्य में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की हार के लिए पूर्व सीजीआई को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने चुनावी प्रक्रिया का मूल्यांकन का आह्वान करते हुए महाराष्ट्र में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। क्या आप इस बात को सही ठहराते हैं? दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि संजय राउत ने जो दावा किया उसके अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के कारण इस तरीके के रिजल्ट आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया और ईवीएम की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा, जिसके कारण आज ऐसा हुआ है। साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के वजूद को संकट में डाल दिया गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कारण मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और अपने रेल इंजन वाले चुनाव चिन्ह खोने का खतरा मंडरा रहा है। एमएनएस इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। एमएनएस इस बार चुनाव में 125 सीटों पर उम्मीदवार उतार के मैदान में उतरी थी, कोई भी प्रत्याशी उनका चुनाव तक नहीं जीत पाया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी पहली बार माहिम से चुनाव लड़ा, तीसरे नंबर पर रहे। इसीलिए क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर किसी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल वोट शेयर का 8% वोट हासिल करना पड़ता है। यह 6% वोटों के साथ 2 सीटें जीतनी पड़ती है या 3% वोटों के साथ 3 सीटें जीतनी पड़ती है। इसमें से कोई भी शर्त एमएनएस पार्टी पूरा नहीं करती है, इसीलिए एमएनएस पार्टी इस बार राज्य पार्टी का दर्जा भी खो सकती है और उनका जो चुनाव चिन्ह है उसे भी जब्त किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह को किसी और को इस्तेमाल करने के लिए भी दे सकती है। दोस्तों, उनको यानी एमएनएस पार्टी वालों को रेलवे का इंजन चुनाव चिन्ह मिला था, कई दिनों से, कई सालों से उनके पास यही चुनाव चिन्ह है। लोगों को पता है कि एमएनएस का यही चुनाव चिन्ह है, लेकिन अब क्योंकि वो बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं तो ये रेलवे इंजन का चुनाव चिन्ह उनके हाथ से निकल जाएगा। साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राज्य की 10 सीटों पर वोट डाले जाने वाले थे, लेकिन मात्र 9 सीटों पर वोट डाले गए, 1 सीट पर ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे बड़ा कारण था कि मिल्कीपुर सीट को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका खारिज कर दी। अब इस सीट पर उपचुनाव का रास्ता खोल दिया गया है। पूर्व विधायक ने खुद याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूर्व विधायक गोरखनाथ द्वारा याचिका वापस लेने के बाद कोर्ट ऑर्डर चुनाव आयोग को मिलेगा। इसके बाद आने वाले दिनों के अंदर चुनाव करवाए जा सकते हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मिल्कीपुर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका खारिज कर दी। दोस्तों, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का उपचुनाव क्या दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ में करवाया जाएगा, क्योंकि ये बात लगभग फिक्स हो चुकी है कि इलेक्शन तो होने वाले हैं और मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जो काफी ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव बनी पड़ी है दोनों पार्टियों के लिए। समाजवादी पार्टी से जीतकर अयोध्या में भाजपा का घमंड एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश करेगी, तो दूसरी ओर बीजेपी मिल्कीपुर किसी भी तरीके से अपने पक्ष में लाने के लिए दिन रात ताकत लगा रही है। दोस्तों, बीजेपी के लोग आज भी मिल्कीपुर में प्रचार प्रसार करते आपको नजर आ जाएंगे। इस तरीके से बीजेपी सीरियस है इस सीट को लेकर। साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली सफलता के बाद एनडीए का उत्साह चरम पर है। एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू और लोजपा आर ने बिहार में चुनावी माहौल बनाने के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी है। इनकी सभाएं हर जिले में अलग अलग स्तर पर हो रही है। दोस्तों, राजनीतिक बैठकें और रणनीतिक ढंग से एनडीए के सभी दलों के बीच में बैठकें चल रही है। दोस्तों, एनडीए गठबंधन के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर आते नजर आ रहे हैं। जेडीयू ने मुसलमानों को लेकर गलत टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, जेडीयू के लोग भी अब मुस्लिमों को इशारे में कह रहे हैं कि हम सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन हमको उनका वोट नहीं मिलता है। यानी मुस्लिम लोग जेडीयू को वोट नहीं कर रहे हैं, जेडीयू फिर भी उनके लिए काम कर रही है। इस तरीके का बयान देकर एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू के नेता ललन सिंह 2 बार एक ही तरीके के बयान दे गए हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है दोस्तों की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक ही विचारधारा पर सामने आ गई है और खुलकर अब मुसलमानों को लेकर एक ही तरीके की मानसिकता रखती है। जो नीतीश कुमार मुस्लिम लोगों के उत्थान के लिए जाने जाते थे, उनके हित में बात करते थे, आजकल एकदम उन्होंने भी सन्नाटा कर रखा है, कुछ बोलते नहीं है और उल्टा मुस्लिमों को एहसान दिखाने की कोशिश
कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखा जो जाएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि देश के पार्लियामेंट के पास ये पूरा राइट है कि वो संविधान के साथ साथ प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं और इसीलिए जो 1974 में अमेंडमेंट किया गया था, 76 में 42वां संशोधन लेकर आया गया था, जिसमें 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। एकदम सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि नया प्रस्तावना जो लाया गया जिसमें 2 नए शब्द जोड़े गए थे उनको हटा देना चाहिए और 1950 का जो संविधान का प्रस्तावना है उस पर भारत को फिर से वापस लौटना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो 2 शब्द जोड़े गए हैं प्रियम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर, संविधान के प्रस्तावना के अंदर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, ये एकदम सही है, इसे नहीं हटाया जा सकता। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के चुनाव में ईवीएम हैकिंग का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी ने 14 सीटों पर सबूत देने की बात कही है। 4 सीटों पर मार्जिन 3000 से कम था, 1 पर 32 वोट का मात्र मार्जिन था। कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं सीटों पर ईवीएम हैक के आरोप लगाए हैं। पार्टी की ओर से डिटेल में जानकारी देते बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हरियाणा के इलेक्शन के दिन में जो वोट के काउंटिंग का दिन था उस दिन एक मैसेज आता है, बताया जाता है कि 14 सीटों पर ईवीएम हैक की गई है और जो 14 सीटों के बारे में बताई जाती है दोस्तों, ये 14 के 14 वही सीट है जहां पर मार्जिन काफी कम है और ईवीएम हैक होने के सबसे ज्यादा चांसेस यहीं पर लग रहे थे। इसके बाद और भी कई तरीके के सबूत दिए गए हैं। दोस्तों देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर इस पर जब सुनवाई होगी तो किस तरीके की जानकारी आएगी, क्योंकि कोर्ट क्या आदेश जारी करेगा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस मिलेगा और उसके बाद उनको जवाब देने के लिए कहा जाएगा जो सबूत है क्या वो पर्याप्त है कार्रवाई करने के लिए। साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य अशोक चव्हाण ने सोमवार को दावा किया है कि मुझे परेशान करने वाले कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चव्हाण का कहना है कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो इन लोगों ने ही उनको परेशान किया था। नांदेड़ में अशोक चव्हाण ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा सीट से उनकी बेटी श्रीजिया ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 50,000 के वोटों से जीत मिली। तो उन्होंने कहा कि मैंने जहां भी काम किया है पूरे दिल से काम किया है। लोगों ने मुझसे कहा कि बीजेपी में जाने का फैसला गलत है, मगर जब आप देख रहे हैं कि पार्टी ने चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है तो मेरा यह फैसला सही है। अशोक चव्हाण कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और पूर्व राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट चुनाव हार गए, मुझे परेशान करने वाले चुनाव हार गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, इसके बाद उनकी बेटी को चुनाव में जीत मिल गया तो उन्हें सब कुछ सही लगने लगा है। दोस्तों आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बहस हो गई। धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। इस पर धनखड़ ने कहा कि मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसे बोल रहे हैं, मुझे दुख पहुंचा है। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता अडानी मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित किया गया। तो अब अडानी मणिपुर हिंसा और ट्रेन दुर्घटना जैसे मामले पर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब नहीं देगी तब तक कार्रवाई नहीं होने दिया जाएगा, ये साफ शब्दों में कह दिया गया है। अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी की मांग रखी है। देखते हैं भाजपा मानती है नहीं मानती दोस्तों, लेकिन यह बात तो तय है कि विरोध डंके की चोट पर इसी तरीके से होता रहेगा। साथ भारतीय युवा कांग्रेस ने अडानी समूह के मुद्दे पर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया है और केंद्र की भाजपा सरकार पर युवा विरोधी तथा अडानी समर्थक होने का दावा किया गया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की अगुवाई में संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर नौकरी बचाओ अडानी नहीं बोलते हुए हल्ला बोला है और इस दौरान पार्टी के कई सारे बड़े नेता युवा कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। जोरदार हंगामे के बीच में पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए कई सारे लोगों को नजरबंद किया गया, थाने ले जाया गया है। लेकिन आंदोलन का रास्ता कांग्रेस पार्टी ने अपना रखा है और आने वाले दिनों के अंदर यह आंदोलन और ज्यादा प्रचंड रूप से आगे बढ़ता नजर आएगा। साथ उत्तर प्रदेश के संबल में भीषण हिंसा के बाद अब योगी सरकार राजनेताओं को वहां जाने से रोकने में जुट गई है। दोस्तों इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को संबल जाने से हापुड़ में रोक दिया और इस पर विरोध जताते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। संबल में जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हापुड़ में पिलखुआ के पास टोल प्लाजा पर रोक दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो या SC ST के बच्चों का आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश में लगातार गोलियां चल रही है जहां गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। मुझे पुलिस की चोट का दुख है। यह किस प्रकार की साजिश है, इसका शिकार गरीब लोग हो रहे हैं। आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। चंद्रशेखर शांत नहीं बैठेगा। कुल मिलाकर दोस्तों चंद्रशेखर को जाने नहीं दिया गया, फिर से उनको रोक लिया गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अडानी समूह के खिलाफ आरोप पर राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष पर निशाना साधते हुए कह रहे कि विपक्ष कार्रवाई नहीं चाहता है। सवाल यह कि क्या बीजेपी के लोग वाकई कार्रवाई करवाना चाहते हैं सदन की, तो फिर उनको अडानी पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है। भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र के चुनाव पर चर्चा हो, झारखंड में चुनाव पर चर्चा ना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन पर कोई चर्चा ना हो, लेकिन जहां जहां बीजेपी के लिए पॉजिटिव न्यूज है केवल उन्हीं पर चर्चा हो ताकि विपक्ष को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन जब अडानी पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है तो सदन के अंदर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। जवाब तो भाजपा के लोगों को देना है दोस्तों। इसीलिए विपक्ष ने जो किया है एकदम सही किया है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं लिखिए। जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत हुई है और ऐसे में अब 5 बागी विधायकों के चुनाव हारने के बाद शिवसेना यूबीटी की ओर से एकनाथ शिंदे को एक बड़ा मैसेज भेजा गया है। शिवसेना यूबीटी ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ
शिंदे को उनके पुराने बयान को याद दिलाते हुए कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह में उनका साथ देने वाला कोई भी विधायक किसी भी विधानसभा से चुनाव हारा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख लिखते हुए शिंदे को याद दिलाया कि 2022 में गुवाहाटी में उनके साथ मौजूद 40 विधायकों में से 5 विधायकों को हालिया विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी ने अपने लेख में लिखा कि सदा सरवनकर को माहिम से और यामिनी जाधव को भाईखला से और शाहजी बापू पाटिल को संगोला से हार का सामना करना पड़ा। संजय राय मूलकर को भी हार का सामना करना पड़ा और ज्ञानराज चौगुले भी चुनाव हार गए। तो फिर ऐसे में क्या अब एकनाथ शिंदे राजनीति छोड़ेंगे और क्या अपने सारे पोस्ट से इस्तीफा देंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। यही चुनौती एकनाथ शिंदे ने पहले दी थी, तो उनको चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, अपना चैलेंज स्वीकार करते हुए राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री के पोस्ट को छोड़ते हुए अपनी पार्टी की जिम्मेदारी किसी नेता को देकर राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। यही तो वादा उन्होंने किया था। अगर आप भी मानते हैं कि एकनाथ शिंदे को वादा पूरा करना चाहिए, वरना अपने आप को बाला साहब ठाकरे का शिष्य बताने में एकदम बेईमानी करेंगे। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर लोग लगातार गोदी मीडिया का बहिष्कार कर रहे हैं। दोस्तों इसे लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 4 PM नाम के यूट्यूब चैनल को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है। डीबी लाइव को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है। इसी तरीके से विशाल शर्मा जो निष्पक्ष पत्रकार है, उनको भी जोरदार जनता के द्वारा समर्थन मिलता है। दोस्तों यानी ज्यादातर जो एंटी गोदी मीडिया चैनल देश के अंदर चल रहे हैं, खासकर यूट्यूब पर, उन पर ज्यादा व्यूअरशिप है, लोग उनको ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और यही देश की हकीकत है। जिस तरीके से गोदी मीडिया काम कर रहा है, इससे लोग इतने ज्यादा उब गए हैं कि वो प्रायोजित चैनल देखने की जगह निष्पक्ष चैनल देखने में विश्वास करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि लोग अब गोदी मीडिया को सबक सिखाने के लिए मैदान में है और ऐसा ही देश की जनता को खासकर व्यूअर्स को करना चाहिए, तो अपनी राय जो लेकर आएगा। दोस्तों साथ साथ कंगना रनावत को हाईकोर्ट से नोटिस मिला है। आपको बता दें कि सोमवार को हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनावत के खिलाफ चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। दोस्तों कंगना ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को नोटिस का जवाब दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कंगना को नोटिस जारी किया था। अब इस मामले पर 4 हफ्ते में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता लायक राम के वकील को अगली सुनवाई में जवाब देने के लिए कहा गया है। किन्नौर जिले के रहने वाले लायक राम नेगी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरा नामांकन क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र से रद्द कर दिया गया था, इसीलिए ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं ये मान्य नहीं है। इसके पीछे उन्होंने कई तरीके के तर्क दिए हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्या कार्रवाई हाईकोर्ट की ओर से की जाती है। क्या कंगना रनावत की सांसदी चली जाएगी? दोस्तों साथ साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। मामले पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की ओर से कहा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी का वारंट पर्याप्त नहीं है, बल्कि सजाए मौत मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। खामेनेई ने सोमवार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉफ के कर्मियों को भाषण देते हुए उनको संबोधित करते हुए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट की जगह मौत की सजा की मांग की है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने आगे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी की ओर से गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद अब मजबूत कार्रवाई की जानी चाहिए और सजा मौत मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर हजारों लोगों की मौत के पीछे केवल एक आदमी सबसे बड़ा दोषी है और वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसे वॉर क्रिमिनल कहा जा सकता है और आईसीसी ने माना भी है, तो ऐसे व्यक्ति को अब गिरफ्तार करके सबसे पहले सजाए मौत मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और कमेंट बॉक्स में ईरान के सर्वोच्च नेता के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने वाले अखिलेश यादव समझ नहीं पाए बटेंगे तो कटेंगे वाला भारतीय जनता पार्टी का क्या पूरा एजेंडा है। एक लेखक मृगांक शेखर की ओर से एक पूरा पोस्ट लिखा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नए नारे बटेंगे तो कटेंगे के सामने अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला पूरी तरीके से फेल हो गया। योगी आदित्यनाथ का यह स्लोगन झारखंड में भले ही बेअसर रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में तो कमल खिल गया। बल्कि दोस्तों ये जो कुछ पत्रकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो दावा करते हैं कि वो निष्पक्ष तौर पर एनालिसिस करते हैं। अगर वो निष्पक्ष एनालिसिस करते तो उनको कहना चाहिए था कि झारखंड में भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे एक है तो सेफ है नारे के कारण बीजेपी की हार हुई है, क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र में बीजेपी यही नारा दे रही थी। बाद में रिजल्ट क्या आया, संथाल परगना क्षेत्र में पूरी तरीके से भाजपा सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन कोई एनालिसिस नहीं करेगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का पूरा बटेंगे तो कटेंगे वाला एजेंडा धूल फांकता नजर आया है और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों ने वोट डाला है। इसी तरीके से कुछ तथाकथित लेखक पत्रकार है जो अपने लोगों के लिए माहौल बनाने का काम करते हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी को कुछ एक नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आदेश रावल पत्रकार की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी लंबे समय से गौतम अडानी के एक अधिकार यानी मोनोपोली के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं उनके मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए लेकर वापस कर देते हैं, वहीं पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अडानी समूह के पदाधिकारी और सबसे नजदीकी अमन सिंह की पत्नी के किताब विमोचन में शामिल हुए हैं, जहां खुद श्रीमती प्रीति अडानी भी मुख्य रूप से उपस्थित रही हैं। सवाल यह है दोस्तों कि अडानी के किसी भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता अगर नजर आता है तो उस पर कैसी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पोस्ट है उनके पास और राहुल गांधी जिस उद्योगपति से लड़ाई लड़ रहे हैं उसके मोनोपोली और उसके द्वारा देश के संसाधनों को एक्सप्लॉइट करने के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उसी के कार्यक्रम में इस तरीके के कांग्रेस पार्टी के नेता का जाना यह पार्टी की अच्छी खबर नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में पार्लियामेंट के स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें लीडर ओपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी
मौजूद रहे। अडानी के स्कैम को लेकर, मणिपुर वायलेंस को लेकर, चाइना बॉर्डर के इश्यू को लेकर, इन सब पर कांग्रेस पार्टी अब सदन के अंदर बड़ी मांग करेगी दोस्तों, और यही आने वाले दिनों में सदन के अंदर कार्रवाई में मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इन पर एग्री करती है चर्चा करने के लिए, तो ही सदन की कार्रवाई शुरू हो पाएगी और सही से चल पाएगी। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत।